हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? शायद बढ़िया ही होंगे सभी लोग। और मैं चाहता हूं कि मेरी कामना करता हूं कि आप लोग जल्द ही अपने लक्ष्य को अचीव करें। जल्दी जो टारगेट आपने बना रखा है उस टारगेट को आप अचीव करें। मैं दोबारा से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो मुहिम सर के द्वारा चलाई जा रही है उसमें आप भी जुड़े हुए, मैं भी जुड़ा हुआ हूं। और हम उनका एक बार आदरणीय सर का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करेंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक इतिहास से रिलेटेड है। और इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने एक नई सीरीज है, इतिहास इस पार से उस पार। यानी इतिहास जीरो से लेकर हम इतिहास को उस लेवल तक पढ़ेंगे जहां पर हमारे यूपीएससी तक क्वेश्चंस आते हैं। यानी इतिहास में आपको यहां पर पढ़ाने वाला नहीं हूं, इतिहास सिखाने वाला हूं। बात होगी हमारे विषय के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, उस चीज को भी हम बखूबी पढ़ेंगे। यानी यहाँ से हमारे एक भारतीय इतिहास की सीरीज स्टार्ट होती है, जो आपको मैं आगे ले जाते हुए पूरा का पूरा भारतीय इतिहास यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद जो भी वीडियोस रेगुलर आएंगे उन्हें आप देखते रहिएगा रेगुलर। आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो है हमारे भारतीय इतिहास की। इससे पहले हम बात करें कि इतिहास वास्तव में होता क्या है। इतिहास वास्तव में होता क्या है, कभी आपसे भी पूछ लिया जाए। वैसे कंपटीशन एग्जाम में ऐसी परिभाषा नहीं आती कि इतिहास क्या है, लेकिन ऐसा हम पहले सोचते थे। अभी अभी एग्जाम हुआ 2016 का, आई थिंक एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में एक परिभाषा दी गई कि इतिहास क्या है, और उसमें 4 ऑप्शन थे और चारों में से एक चीज को सही माना गया। वही मैं आपको बताने वाला हूं कि इतिहास है क्या। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं कि इतिहास वास्तव में है क्या। देखना, ये मेरी सिर्फ परिचय क्लास है, यानी यहाँ पर मैं आपको इतिहास के बारे में परिचय बताने वाला हूँ कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे होती है। इतिहास हमारे इस जीवन में हर क्षण कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है। कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसी घटना घटित होती रहती है। पूरे संसार में, ब्रह्मांड में कोई घटना घटित होती रहती है। तो क्या हम उन सभी चीजों का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत करते हैं? नहीं करते। उन सभी चीजों का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसी घटनाओं का अध्ययन इतिहास के अंतर्गत करते हैं? क्योंकि एक नॉर्मल सी परिभाषा आती है इतिहास की कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हर घटना का अध्ययन हम इतिहास में नहीं करते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका अध्ययन इतिहास में करते हैं। तो वो घटनाओं के बारे में हम आज बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने वाले हैं। ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं जिनका अध्ययन हम इतिहास में करते हैं? देखिएगा, ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हो। किसको प्रभावित करती हो? मानव जीवन को प्रभावित करती हो। ऐसी घटनाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? इतिहास में। ऐसी घटनाएं जो भौगोलिक वातावरण को प्रभावित करती हो, ऐसी घटनाओं का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? इतिहास में। ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हो। कैसे? ताजा एग्जाम्पल ले सकते हैं वर्तमान का कोरोना वायरस। लगभग 1,63,000 भारत में संक्रमित हो चुके हैं। भारत जहां पर बहुत बचा हुआ था, आज अखबार में अगर आप उठा के देखेंगे तो भारत की 9th नंबर की पोजीशन आती है पूरे विश्व में। सरकारें, सभी लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे रोक नहीं पा रहे। तो इसने पूरे के पूरे मानव जीवन को क्या कर दिया? प्रभावित किया है। तो क्या ऐसी घटना का इतिहास नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो ऐसी घटना, यानी ऐसी घटना जो मानव जीवन को प्रभावित करती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? इतिहास में। भौगोलिक घटना की बात करता हूँ या भौगोलिक वातावरण की बात करता हूँ। अगर आपको याद होगा 2001 का समय, गुजरात के कच्छ जिले में भूकंप आया, और भूकंप जब आया तो वहां से हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल धौलावीरा,
संपूर्ण तरीके से पहले गांव था वो उस स्थल उस भूकंप में पूर्ण तरीके से नष्ट हो गया। तो बताओ क्या इतिहास को प्रभावित किया कि नहीं किया भौगोलिक घटनाओं ने? बिल्कुल किया। तो इतिहास में ऐसी घटनाएं होती हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती हैं, भौगोलिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। ऐसी घटनाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? इतिहास में करते हैं। अच्छा, दोनों घटनाएं हो गई हैं, लेकिन इनके साथ एक सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए क्रमबद्धता। क्रमबद्धता यानी इन घटनाओं के पीछे क्रम होना जरूरी है कि किस क्रम में ये घटनाएं घटित हुई हैं, उनका भी हम किस में अध्ययन करेंगे? इतिहास में। और चौथी और महत्वपूर्ण बात आती है, ऐसी घटनाओं के हमें साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए, तब जाकर भी हम उसका अध्ययन इतिहास में करते हैं। साक्ष्य इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि बिना साक्ष्य इतिहास कंप्लीट नहीं होता, बिना साक्ष्य इतिहास तैयार नहीं होता है। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं साक्ष्य। तो एक सिंपल सी परिभाषा अगर आपके सामने बनती है, तो सिंपल सी परिभाषा आ जाएगी, अतीत की ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन और भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती हों और जिनमें क्रमबद्धता हो और जिनके साक्ष्य उपलब्ध हो, उसे क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। तो अतीत की घटनाएं, अतीत की ऐसी घटनाएं जो मानव व भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती हो, जिनमें क्रमबद्धता हो तथा साक्ष्य उपलब्ध हो, साक्ष्य उपलब्ध हो, ऐसी घटनाओं का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? इतिहास विषय के अंतर्गत किया जाता है। यानी अतीत की ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन को और भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती हों और जिन घटनाओं में क्रमबद्धता हो और इनके साक्ष्य उपलब्ध हो, तो ऐसी घटनाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? इतिहास में। तो ये सिंपल सी परिभाषा, इतिहास होता क्या है? इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती हों और इन घटनाओं में क्रमबद्धता होनी चाहिए और उनके साथ हमें साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए, तो ऐसी घटनाओं का अध्ययन भी हम किसमें करते हैं? इतिहास में करते हैं। आगे देखते हैं, बात करते हैं इतिहास। इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस ह प्लस आस। इति प्लस ह प्लस आस। इति का मतलब होता है इस प्रकार, इति का मतलब है इस प्रकार, है का मतलब है वास्तव में, वास्तव में, और हास का मतलब है किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना, घटित होना। तो परिभाषा आपके सामने बनेगी एक और दोबारा कि इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति है प्लस आस। इति का मतलब होता है इस प्रकार से और ह का मतलब होता है निश्चय या वास्तव में, और उसके बाद में आपने देखा आस का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। तो इतिहास क्या होगा? इस प्रकार से निश्चय ही या वास्तव में किसी घटना का घटित होना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इस प्रकार से वास्तव में किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित होना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। तो इतिहास में आपने दो चीजें सीखी है, इतिहास मानव जीवन भौगोलिक जीवन को प्रभावित करता है, इनमें क्रमबद्धता और साक्ष्य उपलब्ध होने चाहिए। और तीसरी बात है इति, अगर मैंने इतिहास को तोड़ा तो इति है प्लस आस। इतिहास में यानी इस प्रकार से वास्तव में किसी घटना का घटित होना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। एसएससी जीडी में एक बार परिभाषा पूछी गई, देखिएगा, इसको मैं मिटाता हूं आपके सामने।
परिभाषा ये पूछी गई थी अतीत की, उसमें सिर्फ आंसर डायरेक्ट आया था इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया और जो आंसर माना गया मैं उसी पे लेकर चलता हूं आपको। आंसर दिया गया अतीत की घटनाओं को वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन तथा इनके साक्ष्य उपलब्ध हो उसे क्या बोलेंगे, इतिहास। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इतिहास क्या होता है, अतीत की घटनाओं को, अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी अतीत में कोई घटना घटित हुई है और वर्तमान में हम उन घटनाओं को जोड़ते हुए अध्ययन करते हैं, उस विषय को हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। उस विषय को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। अब इसको मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि कैसे हम अतीत की घटनाओं को वर्तमान की घटनाओं के साथ अध्ययन करते हैं। देखिएगा, अगर आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी हो तो वैदिक सभ्यता में आपको पता है कि राजनीतिक जीवन, अगर वैदिक सभ्यता का अगर आपने सही तरीके से देखा हो कभी, तो राजनीतिक जीवन में अगर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई आती थी राजनीतिक जीवन की, जिसका नाम है परिवार। परिवार से बड़ी इकाई बनती थी कुल, और कुल से बड़ी इकाई बनी जिसका नाम आता है ग्राम, और ग्राम से बड़ी इकाई बनी विश्व, और विश्व से बड़ी इकाई बनती थी जिसका नाम है जन, और आगे जाकर जन से बना जनपद, और जनपद से जाके अगर आप 16 महाजनपदों के बारे में बात करते हैं तो आगे जाकर जो शब्द बन के आता है वो निकल कर आता है महाजनपद। तो ये सारी की सारी प्राचीन भारत की घटनाएं हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, कई परिवारों को मिलाकर एक कुल बनता है, और कई कुलों को मिलाकर एक ग्राम बनता है, और एक ग्राम से बनकर विश्व बनता है, और विश्व से बड़ा जन होता है, और जन से बड़ा जनपद होता है, और आगे जाकर महाजनपद, जो भारत में 16 महाजनपद हुए हैं उनके बारे में। अब ये तो अतीत की घटनाएं हैं, इन घटनाओं को वर्तमान में कैसे जोड़ें। देखो, वर्तमान में हमें अध्ययन करना है, किसके साथ, वर्तमान में। तो देखो, हम इस महाजनपद को वर्तमान में देश मान सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि महाजनपद देश था, और इस जनपद को हम राज्य के रूप में अभी परिभाषित कर सकते हैं, और इस जन को हम वर्तमान में जिले के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। विश्व को हम वर्तमान में तहसील के रूप में, ग्राम को हम गांव बोलते हैं, और कुल तो अभी भी हमारे होते हैं, और अभी भी परिवार सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो बताइए, क्या वर्तमान की, अतीत की घटनाओं का अध्ययन हमने वर्तमान की घटनाओं के साथ किया कि नहीं किया? बिल्कुल, हम इसी तरीके से जोड़ के पढ़ते हैं। तो वो विषय आता है हमारा इतिहास। इतिहास की घटना यानी अतीत की घटनाओं को वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो ये विषय में आपको ध्यान रखना है। अभी सिर्फ मैं आपको इतिहास की एक तरीके से नींव डाल रहा हूं कि इतिहास होता क्या है। अभी मैं पूरा टॉपिक लेके नहीं चल रहा हूं कि इतिहास पूरा ब्रॉड भारतीय इतिहास क्या होगा। अभी सिर्फ हम नींव डाल रहे हैं कि इतिहास होता क्या है। आपकी रीट के लिए, आपकी पटवारी के लिए, आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अच्छा, विशेषकर अगर फर्स्ट ग्रेड का बच्चा, जो हिस्ट्री उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको भारी भरकम फीस देने की भी जरूरत नहीं है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो भारी भरकम फीस देंगे, वहां भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर यहाँ पर जुड़े रहिए। मैं आपसे पूरी की पूरी कह रहा हूँ कि मैं आपको पूरा भारतीय इतिहास यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, और वो भी डीप तरीके से। इतना पढ़ाऊंगा कि इससे बाहर तो नहीं आने वाला, वादा मेरा है आपके साथ।
तो ये आपने देखा होगा। तो मैं आगे इसको मिटाता हूं, फिर आगे और चलता हूं। अब मैंने आपको क्रमबद्धता के ऊपर तो बताया, अब सबसे बड़ी चीज आ जाती है इतिहास में चौथा पॉइंट, जिसका नाम आता है साक्ष्य। अब ये साक्ष्य होते क्या हैं? अरे हमें जब किसी के बारे में जानना है तो हम उनके साक्ष्य निकालते हैं, यानी हमें उनके बारे में कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त होती है, तभी जाकर हम जान पाते हैं कि उसके बारे में इतिहास क्या बोलता है। तो इतिहास में हम साक्ष्यों की बात करते हैं। अब इतिहास में क्या किया गया है, जितने भी साक्ष्य हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो मैं आपके सामने लिखता हूं साक्ष्य, और इतिहास में साक्ष्यों को 3 भागों में बांट दिया। एक साक्ष्य है पुरातात्विक साक्ष्य। कैसे साक्ष्य? पुरातात्विक। दूसरे जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्य को बोलोगे आप साहित्यिक या साहित्यिक साक्ष्य। तीसरे जो साक्ष्य आते हैं, इन साक्ष्यों को आप बोलोगे विदेशी विवरण। तो इन साक्ष्यों को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? देखो, पुरातात्विक का मतलब है एक कालखंड में, अतीत के एक कालखंड में व्यक्ति के द्वारा या आदि मानव के द्वारा जो वस्तुएं प्रयोग में लाई गई हों, उन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हस्तकुटार हो, मृद भांड हो, अन्य कोई औजार हो, तो उन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं। इस पुरातात्विक साक्ष्य को मैंने आपसे कहा है कि हम जो स्टडी करने वाले हैं वो डीप से होने वाली है। तो इस पुरातात्विक साक्ष्य को भी मैं कह सकता हूं कि इस पुरातात्विक साक्ष्य में सबसे पहली चीज हम लिखते हैं अभिलेख। क्या? अभिलेख। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, डायरेक्ट परिभाषा दे दी जाए कि अभिलेख होता क्या है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज यहां बताएंगे हम आपको। अभिलेख क्या होता है? कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख। कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख ही क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। कोई भी कठोर सतह हुई और उस कठोर सतह पर आपके द्वारा कोई भी लेख लिखा गया हो, वो क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाएगा। इस अभिलेख को भी आगे जाकर हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे अभिलेख को हम कह सकते हैं शिलालेख। तो अभिलेख का एक भाग आता है शिलालेख। दूसरी बात अगर हम इसे कहें तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं गुहा अभिलेख, यानी गुहालेख। और भी आगे चलें तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्तंभलेख। और भी मैं आपके साथ आगे चलूं तो यहां पर हम लिख सकते हैं मुद्रालेख। यहां पर अगर और भी बात देखो तो यहां पर और भी लिख सकते हो आप स्तंभ लेख, मुद्रा लेख। जो प्रशस्ति होती हैं वो भी हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? अभिलेख के अंतर्गत आती हैं। तो ये हुए हमारे अभिलेख। तो पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख आते हैं। अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण कोई भी लेख को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख शिलालेख हो सकता है, गुहालेख हो सकता है, स्तंभ लेख हो सकता है, मुद्रा लेख हो सकता है, प्रशस्ति हो सकता है, ताम्रपत्र अभिलेख हो सकता है। ताम्रपत्र अभिलेख। देखो, शिलालेख क्या होता है? मान लीजिए कोई बड़ा सा पत्थर, कोई बड़ी सी शिला ली और उस शिला को हमने बिल्कुल सपाट करवा दिया और उसके ऊपर कई सारी आज्ञाएं लिखवा दी, तो ये जो श्रेणी आती है वो श्रेणी क्या आती है? शिलालेख की आती है। भारत में सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम शिलालेख लगवाने का श्रेय या शिलालेख किस कालखंड में लगवाए गए? ऑप्शन थे मौर्य काल, गुप्त काल, वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे बड़ा और सबसे सही आंसर आएगा मौर्य काल। भारत में सर्वप्रथम जो शिलालेख लगवाए गए वो मौर्य शासकों के द्वारा लगवाए गए। किसके द्वारा? मौर्य शासकों के द्वारा। और मौर्य में अगर आपसे डीप चला जाए तो सबसे पहले शिलालेख लगवाने वाला व्यक्ति आता है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के द्वारा शिलालेख लगवाए गए।
अब सम्राट अशोक को भी ये प्रेरणा यूनान के एक शासक हकामनी वंश का शासक था। कौन से वंश का? हकामनी वंश का शासक आता है यूनान का, हकामनी वंश का शासक यूनान का, जिसका नाम है डोरियस प्रथम। डोरियस प्रथम, तो डोरियस प्रथम या दारा प्रथम, डोरियस प्रथम या दारा प्रथम से प्रेरणा मिली थी क्या लगवाने की? शिलालेख। उसने कई सारे पत्थरों को मंगवा कर शिलालेख लगवाए और उनको सपाट करवाकर उनके ऊपर आज्ञाएं लिखवाई। तो ये होता है शिलालेख। गुहालेख क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोई गुफा होगी और इस गुफा के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि ये गुफा है और इस गुफा के ऊपर कोई भी लेख उत्कीर्ण करवा दिया तो ये लेख क्या कहलाएगा? गुहाभिलेख। स्तंभ की बात करता हूं, स्तंभ का मतलब है कोई बड़ा सा पत्थर हमने काटा और बड़ा से पत्थर के ऊपर इस तरीके से एक आकृति बनाई जाती थी जिसे चौकी कहा जाता था और इसके ऊपर कई सारे पशु पक्षियों की आकृति बनी होती थी, ये चौकी कहलाती थी। उसके बाद ये पूरा का पूरा पत्थर है, एकाश्म पत्थर है और इसके ऊपर जो लेख लिखवाए गए वो क्या कहलाएंगे? स्तंभ लेख। सारनाथ हमारे, जब आप रुपए के ऊपर देखोगे तो रुपए के ऊपर भी 4 फोटो 4 शेर वाला आपको एक स्तंभ दिखाई देता है, वो हमारा स्तंभ लेख ही है। तो सारनाथ का स्तंभ लेख, तो इनसे भी तो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ये हमारे कौन से साक्ष्य हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। मुद्रा लेख, कोई मुद्रा हुई और उस मुद्रा के ऊपर आपको पता है कोई ना कोई लेख लिखवा दिया गया हो, कोई आकृति बना दी गई हो। जैसे आपको पता है प्राचीन काल में हमारे यहाँ पर कैसे सिक्के चलते थे? पंचमार्क सिक्के चलते थे, आहत सिक्के चलते थे। तो उनके ऊपर भी जो लेख लिखवाए जाते हैं उन्हें भी हम क्या बोलते हैं? अभिलेख। प्रशस्ति, किसी के ऊपर उस यश गान गाथा का वर्णन कर दिया गया है और उसकी प्रशंसा में जो पत्थर पर लिखी गई चीजें वो प्रशस्ति कहलाती है। ताम्रपत्र अभिलेख, तांबे के पत्ते पर जो अभिलेख लिखे गए, लेख लिखे गए वो ताम्रपत्र अभिलेख लिखाते हैं। तो ये तो हुए आपके पुरातात्विक साक्ष्य। अगर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं, आप ले सकते हैं। तो चल रहे हैं सर, हमारा टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको बताया इतिहास का एक परिचय। इतिहास क्या होता है इसके बारे में आपने बखूबी मेरे साथ जाना। मैंने कहा था कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ अध्ययन वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और ऐसी घटना होनी चाहिए जिसके साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी घटनाओं को हम किस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं? इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि इतिहास को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जो महत्वपूर्ण जिनकी भूमिका होती है, वो आते हैं हमारे साक्ष्य। साक्ष्य में भी आपने मेरे साथ जाना कि हमने साक्ष्यों की बात करी। अगर इतिहास को साक्ष्य की दृष्टि से देखा जाता है तो 3 तरह के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। एक पुरातात्विक साक्ष्य आते हैं, दूसरे साहित्यिक साक्ष्य आते हैं और तीसरे कुछ निरंतर या किसी कालखंड के द्वारा कुछ विदेशी लोगों के द्वारा भारत में भ्रमण किया गया और उन्होंने जो अपना विवरण प्रस्तुत किया, उन सबको भी हम एक विदेशी साहित्य के रूप में, यानी विदेशी साक्ष्य के रूप में मान्यता देते हैं। तो साक्ष्य आपने जाने, आपने मेरे साथ पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में पढ़ा। पुरातात्विक साक्ष्यों में मैंने सबसे पहले बताया आपको अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख के बारे में आपने जाना कि किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख ही क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। अभिलेख के ही भाग आपने देखे, जिसमें शिलालेख आता है, जिसमें मुद्रा अभिलेख आता है, जिसमें आपने देखा है कि उसमें स्तंभ लेख आते हैं, गुहा अभिलेख आते हैं। इन सब के बारे में आपने मेरे साथ बड़ी बखूबी रूप से अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। आगे जो हमारा टॉपिक आने वाला है जिसमें हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो आगे हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और उड़ान को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएं जहां पर उड़ान जाना चाहता है, ताकि वो हर बच्चे की, समाज की, कम्युनिटी के हर बच्चे की मदद कर सके। तो उड़ान को उस ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के पास इस मैसेज को शेयर कीजिएगा और जो लाभ आपको मिल रहा है उसे भी तहे दिल से एप्रिसिएट कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।